हेलो एवरीवन, हाय दिस इज राहुल। मैं आपका फिल्मी बनिया और आज हम फिल्मी चर्चा के नेक्स्ट एपिसोड में आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक आए हैं। और मैं और मेरे फ्रेंड और मेरे को होस्ट ऑफ द शो अनिरुद्ध नाग बम्बई से, जो एक बहुत ही नामी ग्रामी फिल्म मूवी और मार्केटिंग प्रोफेशनल है इतने सालों से, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम अनिरुद्ध टू फिल्मी चर्चा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। Yeah, and I hope you are doing safe and you're sound and you're healthy in this COVID season. And I've been told Bombay is also having experiencing a lot of rainfall, and people are not moving so much out. So I hope that all your work is not suffering from this mess. I mean, all these months the work has anyways shifted at home only. So we are right now, for once, we are enjoying the rains in Bombay rather than being stuck in rains. So that's great. Delhi also has a lot of funny weather. It's really hot in September. Yeah. Anyways, everyone, आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, अभी भी मीडिया सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़े ही अलग तरीके से देख रहा है और नई नई चीजें बात हो रही हैं। हम उन चीजों के बारे में नहीं जानना चाहते because there is so much talked about the current goings on. We wish the perpetrators are brought to justice, and we wish the very best for the industry. And I think Anirudh would agree with me on that. And we wish our very best. Yes. But I think, today's topic that you mentioned to me is a very interesting one. And Yes. before lockdown world में उसमें काफी उथल-पुथल रही है पिछले कुछ महीनों में. So generally it's the film critics who are reviewing content. Today we are flipping the mirror around and reviewing the film critics. Well, तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिल्म क्रिटिक्स वर्सेस फिल्म रिव्यूअर्स और उनकी एवोल्यूशन हमारे बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। और इस पे अनिरुद्ध और मेरा मानना है कि हम इस पूरी चीज को लेयर बाय लेयर डिस्कस करेंगे। हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल कोएग्जिस्टेंस ऑफ फिल्म क्रिटिक्स एंड ट्रेड एक्सपर्ट्स, पंडिट्स, इनफॉर्मल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग वर्सेस फॉर्मल चैनल्स, डिफरेंस बिटवीन अ क्रिटिक एंड रिव्यूअर ऑफ अ फिल्म, एंड फर्दर डिमार्केशन ऑफ रिव्यू फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्वालिफिकेशंस ऑफ मूवी रिव्यूअर्स और मूवी क्रिटिक्स की भी बात करेंगे, और नॉलेज ऑफ ऑडियंस टेस्ट इन इंडिया एंड इट्स वेरियस सब सेगमेंट्स, और एबिलिटी टू सी बियॉन्ड सेंसिबिलिटीज इन पॉलिटिक्स, एंड नीड फॉर डिफरेंट यार्डस्टिक्स टू इवैल्यूएट कंटेंट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, एंड हाउ आर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बिकमिंग क्रिटिक्स। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा इस लंबे चौड़े सब्जेक्ट के बारे में, मूवी रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, and then we will pick on the brains of Anirudh and I will also fill in. वो देखिए, ये है कि हमारे पास, हमारे सामने एज इंडियन व्यूअर्स आज की डेट में कंटेंट का एक एवलांश आ गया है, एक बाढ़ आ गई है कंटेंट की। तो जब आप बात करेंगे तो नया कंटेंट हर फ्राइडे रिलीज हो रहा है, एक थिएटर पे या सिनेमाज में रिलीज नहीं हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल फॉर्मेट शोज बीइंग रिलीज्ड ऑन मल्टीपल स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स. We're talking about different subject, different genres, releasing every day actually. तो जब इतना सारा कंटेंट आपके सर पे आके गिरेगा एज अ व्यूअर, आप अपने आप को बेटर इन्फॉर्म्ड करना चाहेंगे और आप सेंसलेसली कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे। तो हमारा मानना यह है कि जो रिव्यूअर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, वो हमारे को एम्पावर करने चाहिए so that we can enjoy a more fulfilling experience of watching this content. Now I ask you, Anirudh, now let's start this discussion. Please fill in. So राहुल, आपने आज की बात करी कि ये कंटेंट का इनफ्लो है, and I'm not saying necessarily लॉकडाउन का पीरियड, but otherwise अगर हम देखें in a general market, they would be on any given week now, not necessarily Friday, 4 or 5 content pieces at least releasing, if not more. And I'm talking about Indian content, बाहर का तो छोड़ ही दो, between shows and film content and so on and so forth. So multiple content pieces are releasing. उसमें like you said, the need for an informed decision कि हम क्या देखें नहीं देखें, वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, escalate हो जाता है for the consumer.
तो उनके लिए बहुत जाना जरूरी हो जाता है कि किस चीज को हम देखें ना देखें. Now going back conventionally, going back in the past to what you said at initially, how conventional coexistence was there between film critics and trade pundits. Now entertainment per se and theatrical business per se was not so cluttered before the मल्टीप्लेक्सेस came in. एक थिएटर पे एक टाइम पे एक ही पिक्चर लग सकती थी. अगर मेरे घर के पास एक थिएटर है जो कि सिंगल स्क्रीन है, तो मेरे पास वो चॉइस था कि या वो देखूं या मैं कहीं और दूर जाके कोई और पिक्चर देखूं. एक थिएटर में 4-5 पिक्चरों का ऑप्शन नहीं था. The plexus coming in, that became far more pronounced for an audience. जब एक थिएटर में घुसते हैं उनके पास 5 पिक्चरों का चॉइस होता है. सो पुराने जमाने में जहाँ देखा जाए, पुराने जमाने वाला पुराना जमाना कहा जाएगा वो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के जमाने में, they were still film critics who were possibly writing for mostly magazines or your newspapers. और उसके अलावा ट्रेड जर्नल्स और ट्रेड में ट्रेड पंडित्स थे जो कमेंट करते थे, which was restricted more for the business side of it. Not necessarily audience को बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता था, but for trade के लिए वो important था. ट्रेड पंडित्स क्या कह रहे हैं, ट्रेड एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता था. और एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था फिल्म क्रिटिक्स का कि फिल्म कैसी है, द क्वालिटी ऑफ सिनेमा दे वाज टू कमेंट अबाउट. सो वो दो अलग अलग ट्रांचेस थे. एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा था फिल्म के बिजनेस पे कमेंट करना, दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी था फिल्म की क्वालिटी पे कमेंट करना. नाउ एज द मल्टीप्लेक्स business came in, as digitalization happened and world started to collide or coincide, दोनों चीजें लोग ज्यादा इन्फॉर्म्ड होने लगे कि कितना बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रही हैं. प्रोड्यूसर्स डालने लगे, अरे मेरी पिक्चर को क्रिटिक्स ने 2 स्टार दिए हैं पर मेरी पिक्चर ने 100 करोड़ कर लिए हैं, सो ऑन सो फोर्थ. वहां पर दोनों को बैलेंस करने की एक जरूरत आने पड़ लगी. वहां उनको बैलेंस करने के चक्कर में एक दूसरा इम्बैलेंस यहाँ क्रिएट हो गया, जहां पर कि जो लाइन था between trade experts और trade pundits और film critics and reviewers, वो कहीं डाइल्यूट होने लग गया. जहां पर कि जो फिल्म पे कमेंट कर रहा है वो हर तरह से कमेंट करने लगा, चाहे वो फिल्म की क्वालिटी पे हो या उसके बिजनेस पे हो. उन दोनों स्पेयर्स में वो घुसने लगे फॉर कमेंटिंग, बिकॉज ऑडियंस को हर तरह से एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना था कि मैं इस वीकेंड पे ये फिल्म देखूं कि नहीं देखूं, इस वीक पे फिल्म देखूं कि नहीं देखूं. और दोनों ही क्राइटेरियन प्ले करने लगे. अरे क्रिटिक्स कह रहे हैं बेकार पिक्चर है, पर अगर 100 करोड़ कर रही है तो सब देख ही रहे हैं, अच्छी पिक्चर होगी, मैं भी जाके देख के आता हूं. सो वो जब वो वैसा होने लगा तो फिल्म क्रिटिक्स की बात गलत होने लगी. सो क्रिटिक्स के अंदर प्रेशर आया कि हम दोनों को बैलेंस करते हुए चले. सो देन दे ट्राई टू बैलेंस बोथ द वर्ल्ड्स, और वहां कहीं पर ये इम्बैलेंस होने लग गया. अभी आज की डेट में आते हैं, क्या हुआ है अब एक और एडिड प्रेशर आ गया है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे रिव्यूज अलग लेवल पे होने लग गए हैं. आप अगर कोई फिल्म देख के आते हैं या कोई आप कंटेंट पीस देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, यू पुट आउट अ रिव्यू, एंड आई एम नॉट सेइंग यू पर से, बिकॉज आप तो एज फिल्मी बनिए, आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना वो, बट पीपल लाइक अस, वी ऑल्सो गिव आवर ओपिनियन कि भाई कैसी लगी कोई कंटेंट पीस, एंड people are making decisions basis that also. So everybody is putting their opinion on Instagram, Facebook, Twitter की फिल्म कैसी लगी नहीं लगी. Celebrities से लेके normal जनता सब डाल रहे हैं अपने opinion, and the word of mouth is traveling much faster कि वही ये content piece देखना नहीं चाहिए क्या देखना चाहिए. उस पर और प्रेशर आ गया है critics को कहने के लिए कि भाई क्या हम अपनी समीक्षा में, अपने आंकलन में फिल्म के हम सही उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, क्या हम सही गेस कर रहे हैं कि फिल्म का क्या होने वाला है नहीं होने वाला है. वो एक गेस वर्क पे चला गया है. सो दैट इडियम और जो एक डेफिनेशन था एक फिल्म क्रिटिक का, उस चक्कर में काफी हिल गया है, गड़बड़ा गया है. देखिए, आपकी मैंने पूरी ये इंट्रोडक्शन सुनी अनिरुद्ध, और आई थिंक हमारे श्रोता और हमारे जो ऑडियंस है आपसे अग्री करेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट. लेकिन मेरा इस पे एक पर्सपेक्टिव ये है, जो मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आपके सामने मैं करीबन पिछले 2.5 साल से लिख रहा हूँ मूवी के ऊपर एसेज, और हुआ ये कि आज से कुछ 2 साल पुरानी बात है, मैं अपना पहला रिव्यू लेके टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में दिल्ली में गया, किसी बंदे से मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरा ना फिल्म रिव्यू जरा लीजिए. अब ये फिल्म रिव्यू मैंने एक बहुत ही लेजेंडरी
फिगर की डेथ के ऊपर एक उनके लिए ट्रिब्यूट बनाया था। तो ये फिल्म रिव्यू नहीं था, ये कंटेंट पीस था जो कि किसी फिल्म सेक्शन में डाला जा सकता है। मैंने मिलोश फोर्मान के बारे में एक ट्रिब्यूट लिखा था। मिलोश फोर्मान जो है, उन्होंने वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट जैसी फिल्म्स बनाई हैं और अमेडेयस जैसी फिल्म्स बनाई हैं और मल्टीपल ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं अमेरिका के जिनकी डेथ हो गई। तो मुझे वो बंदा बोलता है कि राहुल तुमने तो पूरी कहानी लिख दी है। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। कह रहे आप 1000-1200 वर्ड्स का एक ऐसे लेकर आए हो। कह रहे ये तो किसी राइटिंग कॉन्टेस्ट में सबमिट करो, न्यूज़पेपर में नहीं चलेगा। तो मैंने उनसे कहा सर मैंने मास्टर्स किया है फिल्म मेकिंग में LA से, US में काम किया है और एक पब्लिशिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, समझता हूँ, राइट्स मैनेजमेंट समझता हूँ, मुझे पता है क्या चीज है। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, हमें तो 3-4 लाइन लिखने वाला कोई चाहिए। तो मुझे थोड़ा अंदर से ना मूड ऑफ हुआ और फिर मैंने ना ऑल्टरनेट मीडिया में अपने सबमिट करने शुरू करे अनिरुद्ध, और जैसे फर्स्ट पोस्ट, पेन न्यूज, इन लोगों ने मेरा छापना रेगुलरली शुरू कर दिया। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि जो मैं हूं, मैं कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज जैसे आप समझा रहे हैं उसमें मैं एक मूवी रिव्यूअर तो नहीं था, क्योंकि आपको मेरा रिव्यू पढ़ने के लिए 15 मिनट 7-8 मिनट चाहिए, 8-10 मिनट चाहिए पढ़ने के। तो उसका मतलब ये कि मेरा जो कंटेंट था वो एक क्विक बाइट नहीं था। इट वाज मोर ऑफ थोड़ा सा एफर्ट करना आपको पड़ेगा पढ़ने के लिए। क्योंकि मेरा जो रिव्यू होता था अनिरुद्ध, मैं आपको बोलना चाहूंगा और अपने श्रोताओं को, कि मैं उस फिल्म की दुनिया के बारे में बात करता था। उस फिल्म के अंदर आप कहाँ जा रहे हो उस दुनिया की बात करता था। मैं उस दुनिया की बात कर रहा हूँ और मैं उस फिल्म की सोर्स की बात करता था और उसके जैसी बाकी फिल्म्स के बारे में बात करता था। तो ये जब मैंने लिखना शुरू किया मैं तभी समझ गया था ये जनता जनार्दन की समझ में नहीं आएगा। लेकिन मुझे तब भी था अनिरुद्ध कि ये जो प्रोसेस है राइटिंग का, एक रिव्यू का जो है और क्रिटिक करने का, ये एक स्कॉलरली एकेडमिक परस्यूट है। अनटिल ऑफ कोर्स मैंने वीडियो यूट्यूब पे पीपल लाइक मिस्टर कमाल रशीद खान को देखना शुरू किया और मैंने फिल्म कंपेनियन के रिव्यूअर्स को देखना शुरू किया। तब मैंने देखा ये वीडियो फॉर्मेट जो है ये थोड़ा अलग है, ये इन्फॉर्म नहीं कर रहा, ये एक इंडिपेंडेंट पीस खुद भी है ऑफ कंटेंट, प्लस ये रिले कर रहा है जो कंटेंट आपको देखने के लिए कह रहा है। तब वहां पर मैंने अपना माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट किया और आफ्टर राइटिंग 114 मूवी एसेज मैंने डिसाइड किया इस साल इस चैनल को शुरू करने के लिए आपके गुड विशेस से। तो ये मैंने चेंज देखा। आपका क्या मानना है? सो मेरा मानना ये है कि आप जो करते आ रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं, दैट इज कन्वेंशनली इन द ब्रैकेट और बकेट ऑफ अ ट्रू फिल्म क्रिटिक who's critiquing doing a critique on the piece of art stroke cinema stroke content that is coming out. So you are, what are you doing? You definitely are talking about the quality of the content. You're more focused on that. You're talking to makers. आप उनसे बात कर रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव जान रहे हैं। आप उस होड़ में नहीं पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई ये इस वीकेंड पे इतना बिजनेस करेगी या इतना करेगी, लोग इसको जाके देखेंगे या नहीं देखेंगे। आपके डिस्कशन में वो नहीं होता। बिल्कुल। आप इस पे कमेंट करते हैं कि आपको कैसा पीस लग रहा है, उसका क्या सोसाइटल इम्पैक्ट है, नहीं है, उन चीजों की बात करते हैं। आप मेकर्स से बात करते हैं। एंड hence I would say that's the conventional definition of what a critic would do. This is what a critic does. So what you're doing is putting a critique which is independent of the business of the content. चाहे उसने अच्छा करा हो ना करा हो, those are two different things. But आप quality of जो piece है उसके बारे में बात कर रहे हैं. Now in my head there are 3 kind of people who could be there. One is somebody like you who could be a pure film critic and who would be doing what you are doing. And to me, that is the purest definition of a film critic. आज की डेट में हर बंदा film critic है, but this is the definition of a film critic. Then comes a film reviewer, in my opinion, जो कि review कर रहा है for the sake of making an informed decision कि आपको इस weekend पे ये film मेरे हिसाब से देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए. But I'm still talking in a qualitative term. The third is a trade pundit who would comment from a point of view of knowledge of the business कि भाई ये इतने स्क्रीन में लगी है,
इसमें इसने इस तरह के थिएटर्स में लगी है, ये बैनर प्रस्तुत कर रहा है, ये एक्टर्स हैं, तो उसका ये हो सकता है, ये ओपनिंग वीकेंड इस वजह से आ सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, which is to do a lot with the business. A content piece which is being produced, for example, or directed by Karan Johar and or a Rohit Shetty, and the same content piece which comes possibly from a new director or new production house, will have a different acceptance. Same content, uska different acceptance hoga, which is fine, which is everybody knows that, but that's something which is conventionally goes to the bracket of the trade contents to comment on कि हाँ ये इस bracket में land कर रही है नहीं कर रही है. So मेरे हिसाब से ये 3 different अलग spheres हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तीनों के बारे में बात करने के लिए अलग अलग स्किल सेट चाहिए. जो स्किल सेट आपके पास है उसकी वजह से मैं कहता हूं कि आप जो है मेरे नजरिए में एक फिल्म क्रिटिक हैं. वो इंसान जो बोल सकता है कि ऑडियंस को कैसी पसंद आएगी ये पिक्चर या नहीं आएगी और किस हिसाब से रिलीज हुई है उसको मिक्सचर करके समवेयर इन मिडिल इज अ फिल्म रिव्यूअर. और जो प्योरली बिजनेस की बात करे वो एक ट्रेड का पर्सपेक्टिव है, तो वो ट्रेड पंडित होगा. बट अनिरुद्ध देखिए, मैं इसी बात को आपसे फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि लेट्स लुक एट, एंड यू नो आई एम टेकिंग दीज नेम्स आउट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, आई एम यू नो नथिंग अगेंस्ट देम, ये लोग रिस्पेक्टेड नेम है इंडस्ट्री की, और मैं जस्ट वांट टू पॉइंट आउट, जैसे KRK को आप देखें या कोमल नाहटा साहब को देखें, आप नाहटा साहब की तो फैमिली एक ट्रेड पब्लिकेशन चलाती थी पहले, जो अभी भी चलाती है, जो फिल्म इसका आता है. बट नाहटा साहब जो है वो फिल्म पे भी छोटा सा रिव्यू दे देते हैं, बोलते बोलते कि स्क्रिप्ट में ये है, जान है, ये है, ये इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है. तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि कंटेंट बता रहा है, बॉक्स ऑफिस बता रहा है, ट्रेड बता रहा है, सब कुछ बता रहा है एक सिंगल वीडियो में. तो मेरा मानना ये है कि एक्सक्यूज मी, कि जैसे कंटेंट की इतनी जबरदस्त बाढ़ आई है, तो लोगों ने रियलाइज किया है कि जैसे न्यूज़पेपर सेक्शन में एडिटोरियल इंडिपेंडेंट होता है और मार्केटिंग एक और इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है, बट समवेयर डाउन द लेन टाइम्स नाउ और सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी पब्लिकेशंस ने मीडिया नेट जैसे उपक्रम निकाले, जिसके अंदर एडिटोरियल बिकेम सेलेबल, मतलब यू कैन बाय एडिटोरियल बाय पेइंग मनी. सिमिलरली हुआ क्या है, ये दोनों एंड्स हैं अलग अलग, क्रिटिकिंग और ट्रेड, दोनों अलग अलग चीजें जो हैं वो मर्ज कर गई हैं इनटू वन. तो अब वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट ज्यादा हो गया है कि भाई इससे मैं सर्विसेज के पैसे ले सकता हूँ. क्योंकि आपको जैसे एज यू नो अनिरुद्ध, ये जो क्रिटिक्स होते थे, ट्रेडिशनल क्रिटिक जिनकी आप बात करते हो, दे वुड यूजुअली बी you know film scholars and film journalists who are working in the entertainment beat of the newspaper and the magazine or the portal where they were. But अब ये लोग जो हैं, ना तो ये जर्नलिस्ट हैं, ना ये इस प्रोसेस से निकले हुए हैं राइटिंग के, कॉपी राइटिंग, कॉपी एडिटिंग के, और ना ये एक सर्टन साइंस फॉलो करते. दिस आर मोर इम्प्रॉम्प्टू पीपल. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द, मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि बिकॉज कंटेंट इतना सारा है अब रिव्यू करने के लिए कि लोगों को लगता है कि रिव्यूअर्स बहुत कम है, और जो कंटेंट बना रहा है वो अपने बारे में पॉजिटिव लिखवाना चाह रहा है, और वो पॉजिटिव लिखने से अगर उसके व्यूज बढ़ते हैं तो उनको भी कुछ उस बहती हुई नदी में अपना हाथ धो लेना चाहिए. इसीलिए वो मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं एंड दे गेट इनटू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. व्हाट इज योर व्यू? इसमें मेरा एक पॉइंट व्यू नहीं हो सकता क्योंकि आपने बहुत सारी बातें एक साथ कह दी इसमें. काफी सारी बातें आपने एक साथ में उसमें बोल दी, जो आई डोंट नो वेदर ऑडियंस को एक साथ में सारी चीजें एक साथ में समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी. सो लेट मी ट्राई एंड ब्रेक अप एंड put different verticals to what you have mentioned, and I'll try and cover everything that you have said. So firstly, in terms of कि एक आदमी सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपको एक पेचक गैप बता देता हूँ पहले तो, कि मेजर गैप क्या है कि आपने जैसा बोला कंटेंट की बाढ़ आई हुई है, राइट? अगर कंटेंट की बाढ़ आई हुई है, उसको रिव्यू करने के लिए भी उतने लोग चाहिए, उस पर कमेंट करने के लिए, उस पर क्रिटिक देने के लिए उतने लोग चाहिए. उतने क्वालिफाइड लोग हैं नहीं हमारे पास. क्यों नहीं है? ऑब्वियसली आप एज अ पर्सन आप क्रिटिक देते आ रहे हैं काफी टाइम से, आपको अच्छी तरह से पता है कि वो कितना मोनेटाइजेबल है या नहीं है. इट कैनॉट बी अ करियर ऑप्शन फॉर एनीबडी एनीवेयर वर्ल्ड वाइड जस्ट टू गिव critiques of a content piece. That's become more of a vocational hobby. So उसमें आपको enough लोग मिलना जो कि qualified हो
और फिल्म का क्रिटिक प्रॉपरली जो करता है वो कर सके, वैसे मिलना बहुत मुश्किल है। सो वो उतने लोग हैं नहीं, कंटेंट की बाढ़ है, और जनता को जैसे आपने कहा बेसिक ये है, प्राइमरी ये है कि उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, उनको डिसाइड करना है कि हमको देखना है कि नहीं देखना है। सो एंड दे लुक आउट फॉर दीज एंटरटेनमेंट पोर्टल्स, मीडिया हाउसेस टू गिव अ ओपिनियन कि हमको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो उसमें क्या है, उनके पास जो लोग हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि आप भैया आप ही सब कुछ कर दो। अब उसमें प्रेशर उन पे आ गया, जैसे मैंने कहा कि वो फिल्म क्रिटिक के नाम पर क्रिटिक तो आई डोंट नो कितना कर रहे हैं वो लोग, रिव्यू भी कर रहे हैं और ट्रेड जजमेंट भी दे रहे हैं। तो वो तीनों नाव पे एक साथ सवार होना चाह रहे हैं। अगर चाहे भी तो दो टांगे ही होती हैं, तो तीन नाव पे तो सवार हो नहीं सकते। तो उसमें होता यह है कि जो क्रेडिबिलिटी है ऑफ दिस बिजनेस ऑफ फिल्म क्रिटिक वो डूब रही है। चाहे इंडिविजुअली लोग डूबे ना डूबे, फिल्म क्रिटिक्स का जो इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, मेरे ख्याल से जनता ज्यादातर ये मानेगी कि आज के डेट में उनकी कोई बिसात रह नहीं गई है। कोई नहीं देखता कि आप किसने 3 स्टार दिए, 4 स्टार दिए, 5 स्टार दिए, क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं एक झोलम झोल चल रहा है वहां पर। तो उसका जेनेसिस यहाँ की क्वालिफाइड लोग ही नहीं है उस चीज को मेजर करने के लिए। आई थिंक दैट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि तो देखिए हिंदुस्तान में फिल्म स्कूल ही वैसे इतने कम है, और आपने कहा ये करियर ही नहीं बन सकता। एक सबसे बड़ा जो इसके अंदर कहें एक बहुत बड़ा फिल्म क्रिटिक का जो है वो करियर नहीं बन सकता। ट्रेड पंडित का शायद बन सकता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। रिव्यू अगर प्योरिस्टिकली करे तो बन सकता है। एंड लाइक यू सेइंग इन टर्म्स ऑफ नेम्स, आई genuinely feel this thing that Kamal Rashid Khan, KRK, is not a film critic by a very far stretch of imagination. But I think from a point of view of business review, at least from that point of view, I respect him a lot. Yes, absolutely. Yeah. More often than not, अगर वो कहता है कि ये पिक्चर 60 से 70 करोड़ के बिजनेस के बीच में करेगी, वो उस बिजनेस में 90 to 95% लैंड करती है। अगर आप देखेंगे वो एकमात्र बंदा है जो अपना कंटेंट रिव्यू अलग रखता है और ट्रेड रिव्यू अलग रखता है कि मेरे हिसाब से एक पिक्चर अच्छी है, बुरी है, और दूसरा कि मेरे हिसाब से इतना बिजनेस करेगी। अब चाहे मैं उसको सब्सक्राइब करूं ना करूं, चाहे मैं उससे अग्री करूं ना करूं, यू कैनॉट डिनाई द बिजनेस प्रेडिक्शन ऑफ इट, एंड ही इज द ओनली वन हु मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड ही पुट्स द टू डिफरेंटली कि ये है, ये है, और कोई ऐसा नहीं है जो इन चीजों को अलग करता हो। देखिए now no, please finish your thought. Now the other thing which you mentioned about, and I feel there is a major issue there, is something called objectivity. कि आप जो रिव्यू कर रहे हैं, आपकी उस कंटेंट के प्रति ऑब्जेक्टिविटी कहाँ है और क्या है। अब हो क्या रहा है, जितने ये मीडिया हाउसेस हैं, न्यूज़पेपर्स, चैनल्स, रेडियो स्टेशंस, एंटरटेनमेंट पोर्टल्स, वही लोग तो रिव्यू कर रहे हैं फिल्म के लिए। उनके पास कौन लोग हैं रिव्यू करने के लिए? वही बंदा जो उनके यहाँ एंटरटेनमेंट का जर्नलिस्ट है या रिपोर्टर है, और मोस्टली लोग उनमें एक फेस को लेके चल रहे हैं। तो वही आदमी रिव्यू भी कर रहा है, वही आदमी फिल्म के मुहूर्त पे जाके वैनिटी वैन में बैठ के एक्टर के लिए आधा घंटा 2 घंटा वेट भी कर रहा है, सर पहला बाइट मुझे दे दीजिए। जो बंदा आपके लिए 2 घंटा बैठा है कि पहला बाइट मुझे दीजिए आप अपनी फिल्म के लिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कहां रह जाएगी आपकी फिल्म रिव्यू करने के लिए? क्योंकि अगर एज अ प्रोड्यूसर मैं आपको पहला दे रहा हूं कि आपको मैं एक्टर के वैनिटी वैन में एक्सेस दे रहा हूं टू डू द इंटरव्यू, और आप दूसरे को मैं एक्सेस दे रहा हूं एक्ट्रेस के वैनिटी वैन में इंटरव्यू करने के लिए, वो तो ऑलरेडी ओब्लाइज्ड हो गया ना कि आपको अच्छा रिव्यू देगा। सो वहां ट्रेड ऑफ तो वहीं से शुरू हो गया। सो प्लस द फैक्ट इज, जैसे आपने कहा कि देयर आर पेड डील्स दैट हैपन ऑन कंटेंट and not just films, on shows also that is happening. Yes, absolutely. तो आपको कोई हैरानी नहीं होती आज की डेट में जहां पर कि एक कंटेंट पीस के रिलीज होने से 2 दिन पहले 20 4 स्टार पहले आ चुके हैं। क्यों, कैसे, उसके कोई पूछ नहीं है। अब कहीं इसमें मैं खुद बोलूंगा, बिकॉज आई बीन अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मशीनरी ऑफ द फिल्म बिजनेस एंड आई एम अवेयर ऑफ इट, दैट कहीं मैं भी उसमें जिम्मेदार हूं। बिकॉज कहीं जहां ये शुरू हुआ था ये प्रोसेस, उसका ऑब्जेक्टिव बुरा नहीं था, ऑब्जेक्टिव नोबल था। बट जैसा कहते हैं कोई भी आविष्कार होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उसका आविष्कार किसी बुरे रीजन से नहीं होता,
बट अगर वो करप्ट हो जाती है और गड़बड़ा जाती है चीज, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज को। तो मुझे याद है कि मतलब आज से शायद 7 साल 8 साल पहले का टाइम वो दौर होगा जबकि इंडिपेंडेंट और स्मॉल फिल्म्स वांटेड टू मेक अ noise and make a breakthrough in the business with the multiplexes coming in sharply. उसमें उनको लड़ना पड़ता था स्क्रीन स्पेस के लिए, और आप कितना भी मार्केट कर लो एक छोटी पिक्चर के लिए, जनता पहले दिन नहीं जाना चाहती थी, चाहे वो वेडनेसडे हो, चाहे वो पान सिंह तोमर हो, चाहे वो देवडी हो। तो उन जैसी पिक्चरों को प्रमोट करने के लिए आप क्या करोगे? आप वो क्रिटिक्स को 3 दिन 4 दिन पहले दिखा देते थे कि सर अगर आप इस सिनेमा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज अपने ओपिनियन पहले डाल दीजिए। और वो जब पहले दिन पिक्चर रिलीज के साथ 4 स्टार 4.5 स्टार आता था, then it used to make an impact on films. I'll cite out one specific example of Devdi out here. देवडी का मुझे याद है प्रीमियर चंदन सिनेमा में हो रहा था, और एक मैं एनेक्डोटल किस्सा सुना रहा हूं तो ऑडियंस को भी शायद मजा आएगा। हमारा थर्सडे की शाम को चंदन सिनेमा में उसका प्रीमियर हो रहा था, चंदन सिनेमा इन बॉम्बे। यस, बिकॉज मल्टीप्लेक्सेस के साथ उसमें साथ में एक झड़प चल गई थी उस पिक्चर को चलाने के लिए। तो चंदन सिनेमा में उसका प्रीमियर रखा गया और फिल्म को मोस्टली सिंगल स्क्रीन में रिलीज किया गया, देवडी फिल्म को। इमेजिन कीजिए, उस फिल्म का टाइम्स ने रात को 12 बजे या 11 बजे मेरे ख्याल से अपने पोर्टल पे रिव्यू डाला था, और अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया फ्राइडे मॉर्निंग में छप गया था वो। निखत काज़मी ने उस फिल्म को 5 स्टार दिए थे, 5 out of 5, which was a breakthrough for a film. So immediately that had an impact on the occupancy and the film's business from Friday afternoon itself. और सैटरडे तक पिक्चर हिट हो चुकी थी। So then people started realizing that this is a tool which is not just a recommendation tool कि आप जाके देखिए, but possibly a marketing tool. वहां से जहां वो चेंज होना शुरू हुआ छोटी पिक्चरों का, वो फिर सब पे लगा दिया मक्खन की तरह कि भाई लगाओ इसको मार्केटिंग टूल की तरह, और 20 रिव्यूअर्स को इकट्ठा करो, 20 लोग जो बोले कि ये पिक्चर बहुत बढ़िया है, 4 स्टार दे दो इसको। पेपर पे आपका फ्राइडे को जब एड आए फिल्म का, या आपकी फिल्म ओटीटी कंटेंट पे आपका जो कंटेंट रिलीज हो जिस दिन आए, 4 स्टार के उसमें लड़ी लगी हो, 3 स्टार 4 स्टार की, तो ऑडियंस बोले अरे वाह ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, जाके देखो, अरे कंटेंट भी जाके देखो। सो वो एक रिकमेंडेशन टूल से मार्केटिंग टूल कब शिफ्ट हो गया, वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया वो चीज। देखिए, मैं इस पे अपना जो मैंने लॉस एंजलिस में 2-3 साल जो टाइम अपना स्पेंड किया है, उसका आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ फ्रॉम द वेस्ट की क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स का, क्या बॉक्स ऑफिस और फिल्म की प्रोमिनेंस में रोल है। मैं बात कर रहा हूँ सन 2009 की, जब स्लमडॉग मिलियनेयर रिलीज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। वो पूरी एक कहानी थी। कहानी ये थी कि पिक्चर डैनी बॉयल ने बना दी थी, पिक्चर रेडी थी, लेकिन उसे कोई बड़ा स्टूडियो पिकअप करना नहीं चाह रहा। तो उस टाइम पर आई थिंक इट वाज पॉसिबली रॉजर ईबर्ट, जिन्होंने सिस्कल ईबर्ट वाले, जो सिस्कल ईबर्ट इज एज यू नो the world's most popular, no longer together with us, they've left for heavenly abode, they're no longer alive. सिस्कल और ईबर्ट ने एक मूवी रिव्यू शो अपना लॉन्च किया था, सिस्कल ईबर्ट एट द मूवीज। तो उस टाइम से जीन सिस्कल की डेथ हो गई थी। रॉजर ईबर्ट ने स्लमडॉग मिलियनेयर का एक रिव्यू किया जो रॉटन टमेटोज पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, और उसके बाद उस रिव्यू के बाद एक प्रेस स्क्रीनिंग में फॉक्स ने अपना आदमी भेजा, फॉक्स सर्चलाइट। नाउ यू कैन इमेजिन स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी मूवी जो 8 ऑस्कर जीतती है आगे चल के, उसको फॉक्स का मेन प्रोडक्शन हाउस भी नहीं पिकअप करता, उनका इंडिपेंडेंट मूवीज विंग जो सर्चलाइट है, which actually became a very big unit later on, जिन्होंने द शेप ऑफ वाटर भी गुएर्मो डेल टोरो की अक्वायर की थी, which also won many Oscars। तो वो वहां पर अपना आदमी भेजते हैं, और because of this one review of Roger Ebert, that movie gets picked up directly, indirectly by Fox, and then it became what it became. The rest is history. So the weight of certain people in the reviewing and the critiquing business has to be that strong that the correct buyer for that film
or the correct influencer, which we are now going to get into, the correct influencer influences and rescues in an indirect, direct way, but which ultimately makes an impact. And that's what we are debating, Anirudh, right now. What is the impact of this profession? How is this impact varying, changing time to time, and how the roles are being reversed? उसमें आई मीन जैसा कि मैंने कहा इंडिविजुअली तो किसी का भी आज की डेट में बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट रहा नहीं, डाइल्यूटेड होता जा रहा है बाय द डे. इनफैक्ट मुझे तो लगता है अभी क्यूमुलेटिवली भी उनका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट रहा नहीं है. अगर 20 बंदे भी कह रहे हैं कि 3 स्टार स्टार है, ऑडियंस इज बीइंग एबल टू सी थ्रू दैट एंड से कि नहीं यार हम तो देखेंगे हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, व्हिच इज अ वेरी सैड सेट ऑफ अफेयर्स. क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे ही उस एक ही तरह के हैं. कुछ लोग हैं जो एटलीस्ट अपने स्पेस में अच्छे हैं, बट जैसा कि आपने कहा कि अगर एक पर्टिकुलर स्टूडियो हाउस फॉक्स सर्चलाइट जैसा एक रिव्यूअर को इतना क्रेडिबल मानता है कि भाई उसके बेसिस पे कि हाँ वी कैन टेक दिस फाइनेंशियल रिस्क, आई डोंट थिंक इंडिया में अभी एक भी ऐसा क्रिटिक स्ट्रोक रिव्यूअर, हाउएवर यू वांट टू डिफाइन इट, ऐसा है जिसके बोलने पे अगर वो देखे पहले पिक्चर और बोले कि हाँ ये आपको पिक्चर करनी चाहिए, कोई भी प्रोड्यूसर उसके बेसिस पे पैसा लगाएगा. सो दैट इज वेरी, आई वोंट से अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज रियलिस्टिकली ट्रू आल्सो. Maybe they might pick it up still basis a trade pundits comment because they will look at business point of view of it, but I don't think किसी reviewer या critic के basis पे any producer will look at a content and say कि हाँ नहीं हमको ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. तो दूसरी बात ये है जब हम बात करते हैं qualification ना one of somebody looking into a content piece, जो मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है ये वाला. जो qualification term है ना हिंदुस्तान में उसके बहुत अलग मायने हो जाते हैं. इट इज नॉट जस्ट कि आपने एजुकेशनली क्या पढ़ा है, वो एक स्ट्रीम है, एक अंडरस्टैंडिंग है. जो दूसरी चीज है जो मेजरली लैकिंग है आज की डेट में स्टूडियोज में स्ट्रोक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, वो है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस टेस्ट. अभी जब हिंदुस्तान एज अ मार्केट की हम बात करते हैं, it is not like any other market. It is not like Pakistan, it is not like UK, it is not like USA, it is not like any other market. The amount of diversity which is there in India, उसका आधा डाइवर्सिटी भी दुनिया में कहीं नहीं है. और जब हम डाइवर्सिटी कहते हैं उसका मतलब ये है कि जो ऑडियंस है वो बहुत अलग अलग तरह की है. गुजरात की ऑडियंस और बंगाल की ऑडियंस में जमीन आसमान का अंतर है, और दोनों ही आपका हिंदी कंटेंट देख रहे हैं, राइट? आपका ऑडियंस जो बेंगलोर में बैठा है और जो पंजाब में बैठा है बहुत अलग है. ये 4 अलग अलग तरह के ऑडियंस, और बीच की ऑडियंस भी हर स्टेट के हिसाब से ऑडियंस चेंज होती है. सो कितने ऐसे रिव्यूअर्स हैं या क्रिटिक्स हैं जो जानते हैं कि गुजरात की ऑडियंस कैसे बिहेव करेगी, बंगाल की ऑडियंस कैसे बिहेव करेगी, पंजाब की ऑडियंस कैसे बिहेव करेगी, या बेंगलोर की ऑडियंस कैसे बिहेव करेगी. जो मैं कह रहा हूं कुछ क्रेडिबल गिने चुने लोग हैं, उनको शायद ये आइडिया होगा जिसे हम कहते हैं बैंड्रा टू साउथ बॉम्बे की ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, शायद उनको उतना पता है, उसके बियॉन्ड भी नहीं पता उनको. देखिए मेरा मानना यह है कि एजुकेशन हो या ना हो या जो भी हो, लेकिन आज अगर हम अपने वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई looked at the video version of how the video reviews were picking up in India, and something which I found was a very startling difference is that India में ना सारी चीजें वो master of jack of all trades master of none वाला हाल. हाँ. तो आप अगर रिव्यूइंग में भी देखें तो वीडियो पे ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट इट, जैसे मिस अनुपमा चोपड़ा जी हैं, शी इज अ वेरी सीनियर मूवी रिव्यूअर, और देखिए मैं उनको काफी फ्रॉम द क्वालिफिकेशन पर्सपेक्टिव काफी इज्जत देता हूँ, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी आईवी लीग कॉलेज से उन्होंने अपना पीएचडी किया फिल्म्स के अंदर. लेकिन अगर आप उनके चैनल को देखोगे, पहली बात तो यह है ये सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही ऐसा यूट्यूब चैनल है इन विच दे आर लुकिंग एट ऑल वर्जन्स ऑफ सिनेमा अक्रॉस इंडिया. एक तो ये है, उनका साउथ का भी है, ईस्ट का भी है, वेस्ट का भी है, नॉर्थ और वेस्ट तो वैसे ही एक उसमें आ जाते हैं. और मैंने क्या देखा है कि बट वो एक
मतलब जैसे the greatest movie critic according to me was Pauline Kael, because she would not meet any of her subjects. So Stanley Kubrick की 2001 A Space Odyssey के बारे में बड़ा गंदा रिव्यू लिखा था, और वो जिंदगी भर क्यूब्रिक उनसे ना मिल पाया, उसके मन में रहा कि मैं क्यों नहीं मिल पाया उनसे। अब लेकिन इंडिया में क्या है, जो मूवी क्रिटिक है वही एक्टर के साथ बैठा होता है। मैंने बोला ना, आप यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब तो आप अगर रिव्यू करने वाले हैं, आप ही उसी सेलिब्रिटी के साथ पहले 2 महीने पहले हॉबनॉब करते हुए वाइन एंड चीज के साथ आप इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं? आप हाउ कैन यू डू दैट एंड स्टिल बी अ ऑब्जेक्टिव रिव्यूअर? आप अगर चाहे बोले कि नहीं मेरी इंटेग्रिटी है, ये ऐसा है वैसा है, ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू बाय दैट बॉस। ऑडियंस को तो दिखता ना चीजें। मुझे ऑन द अदर हैंड लगता है, जैसे मैं अपने आप को, जैसे if I'm allowed to do a little bit of shop talk is that मैं एक more than an entertainment writer and professional, I'm also a entrepreneur, as you know. और मुझे लगता है कि जैसे पॉलिटिक्स में एक वेल टेकन केयर ऑफ फैमिली का बंदा अगर आता है पॉलिटिक्स में, तो फ्रॉम अ वेल्दी बैकग्राउंड और फ्रॉम अ गुड टू डू बैकग्राउंड, वेल्दी इज अ रॉन्ग वर्ड, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट रेगुलर अच्छे बैकग्राउंड से बंदा आता है, जैसे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पॉलिटिक्स को प्योर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता है। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसे लोग हों जो पैशनेट हो मूवीज के बारे में और उनके पास सारे टूल्स और एजुकेशन है कैसे रिव्यू करना है, बट वो इंडस्ट्री के अंदर ना हो, तो वो कुछ ज्यादा प्योर और जेन्युइन काम कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। See, I mean, for me, pure and genuine, I mean, those are again very artistic terms. मतलब I'm मैं saying, I mean, if you want to दे रहा हूँ कि अगर मेरा किसी से लेना देना नहीं है, अगर मेरे से किसी से बातचीत और मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सीधा मानना है कि आपको अपना जोन पता होना चाहिए। अगर आप सिनेमा लिटरेट हैं, अगर आपको सिनेमा का नॉलेज है, आप फिल्म क्रिटिक बनना चाहते हैं, बेशक बनिए, आपका हक है बन करने का वो। अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं फिल्मों को और बताना चाहते हैं हाँ ये ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, आपको ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग पहले चाहिए। तो आप यू नीड टू बी वेल ट्रैवल्ड, यू नीड टू नो द ऑडियंस टेस्ट अक्रॉस फिल्म्स इन इंडिया टू कमेंट ऑन द रिव्यूज इन इंडिया। और अगर आप ट्रेड स्पेशलिस्ट हैं तो आपको उसमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि आप कितना धंधा करेगी नहीं करेगी, आपको क्वालिटी ऑफ सिनेमा में नहीं घुसना चाहिए। फिर प्रॉब्लम जो मैंने कहा शुरू में, यहाँ हर बंदे पे प्रेशर है कि वो तीनों चीज करें। There are quite a few people, if you would want name, there are people who have learned about cinema, who have studied about cinema, like you mentioned, film companion Anupama Chopra, Rajiv. These people they're quite cinema literate. They could be good film critics per se, but they will also need to look at their own sensibility. Which cinema have you learned about? Which cinema are you most qualified to comment about? Yeah, no, I totally agree. In fact, sensibility का आपने point raise किया, ये हमारे एक discussion का एक topic बचा है, one of the last few topics which is there, कि sensibility क्या है? जैसे कई बार देखा गया worldwide कि एक leftist bend के या एक certain school of thought के supporting cinema viewers, reviewers होते हैं, और एक certain bend के right wing वाले भी होते हैं worldwide। और मैं पॉलिटिक्स से ज्यादा बोलूंगा, जैसे कि आपने मुझे थोड़े दिन पहले हमारी जब बात हो रही थी, आपने कहा सेंसिबिलिटी सबकी अलग अलग है, कि एक फीमेल क्रिटिक है, शी माइट बी अ लिटिल पार्शियल, नॉट फुली बट लिटिल पार्शियल टू फिल्म्स विद फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर्स, वेयर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी might be a man or a woman, but maybe a woman director she likes to favor, or a man who gets into the the category wherein he likes another director who picks up issues which are dear to him. So I would say that sensibility के basis पे ही आपका thought process create होता है, और उस basis पे ही आप अपने reviews बनाते हैं। I'll give you two classic examples, and I don't think it's an issue of gender or anything of that sort, but I'll give you two classic examples. I think I need to give a little bit of a disclaimer on that. I didn't mean it's a gender bias. I'm not talking about that. What I'm saying is that what I have seen generally is that let's say if there is Catherine Hardwicke who directed Twilight, or if you come to India, you look at Tanuja Chandra,
or you look at Zoya Akhtar. So I've seen they resonate a lot with a certain, lot of this with a certain population of viewers and reviewers. That's what I feel. And it can be a man, it can be a woman, but largely what I have seen, uske bare mein. I will restrict my discussion to the response of viewers versus reviewers. Not too much in terms of going into the content. You're going to use content as a material at this point of time. So the two examples I'll give you is, one is the movies from the South. The second movie I'll give you an example is of Kabir Singh. So South ka I'll example give you as a learning for myself. I am an ardent Hindi cinema watcher or Hindi content watcher, and I have no qualms in saying that I may not be the best judge to comment on content from the West in terms of how good or bad it is. But for me, it was a learning experience when I went, and I remember in Matunga, in Aurora Theatre, to watch a film called Shivaji with Rajinikanth. Now, how I would evaluate that film in case of a Hindi film audience would have been very different. But when I sat down in that theater and I looked at how audience was reacting to every beat of that film because of what that guy was doing, which otherwise might seem quite ludicrous to me in many cases, it totally made sense because it's made for that audience. उस ऑडियंस को क्या चाहिए, उस मेकर को और उस एक्टर को अच्छे से पता है और वो डिलीवर कर रहा है जो ऑडियंस को चाहिए. ये मेरा तब रीइंफोर्स हुआ जब मैंने रोहित शेट्टी जी के साथ काम किया, and he knew his film beat by beat, and I say this that he's a master maker. People might say कि अच्छा उनकी तो गाड़ियां उठती हैं, ये है जो हमारे सर्कल्स में हम कहना चाहते हैं, बट ही टेल्स वन थिंग, मुझे मेरी ऑडियंस पता है और मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, एंड ही नोज दैट बीट बाय बीट, एंड दैट्स आल्सो सिनेमा एजुकेशन बेसिस हिज ऑडियंस. He knows that and he's delivering to that audience. So he's very well educated to the audience that he's catering to. Now coming to Kabir Singh as a second case of an example, a lot of reviewers reviewed it saying that it is misogynistic content, right? A lot of people said that how can you treat a woman like this? How can you have a hero who's like this? But the fact of the matter is, you ask the trade guys, what kind of audience did go and watch Kabir Singh? It's more women skewed who went and watched that film. You ask the girls, they love Kabir Singh more than the guys. So then there is a major disconnect in the way the audience is evaluating the audience taste. I'm not talking about responsibility out here. I'm not talking about sensibility. That's your sensibility. यार ये नहीं होना चाहिए या ये गलत हुआ है और ये नहीं चलेगा. But audience को वो पसंद आ रहा है और उस पिक्चर ने 270 करोड़ का बिजनेस करा. देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं आपसे कहाँ डिसएग्री करता हूँ. आई डिसएग्री विद यू ऑन कपल ऑफ पॉइंट्स हियर. देखिए पहली बात तो ये आपने मुझे बताया कि रोहित शेट्टी को पता है उसका ऑडियंस क्या है. हेलो, ही इज अ फिल्म मेकर, उसे पता होना चाहिए उसका ऑडियंस क्या है. लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो टिपिकल धंधे वाला मेंटालिटी है ना कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मेरे जनता तक वो पहुंच रहा है, इसीलिए हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट ही बना पाते हैं, पीस ऑफ आर्ट नहीं बना पाते. मैं आपको पहले बता. दूसरी चीज ये, वर्ल्ड के जितने ग्लोबल फिल्म मेकर्स हैं वो ऑडियंस एक कस्बे में, एक जिले में, एक इंडिया के स्टेट में नहीं ढूंढते, वो दुनिया जहान की यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं. तो मेरा मानना यह है कि जो यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर करने वाली फिल्म्स होती हैं वो ज्यादा टेरिटरीज में बिकती हैं, पहली बात. दूसरी चीज ये कि ये जो एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो मास्टर क्राफ्ट्समैन है, ये है वो है, मैं आपको 20 एग्जांपल दे देता हूँ. ऋषिकेश मुखर्जी हैं, उनको पता था, अब वो रहे नहीं इस दुनिया में, उन्हें फैमिली एंटरटेनर्स बनाने थे, उन्होंने बनाया और आप देखो किस लेवल तक गया और वो कहां पर इस लेवल तक एक्सेप्ट हुआ. जो सिचुएशन थी जहां जहां तक उनको लोगों ने अप्रिशिएट किया, जो उन्होंने गुड क्लीन फिल्म मेकिंग बनाई थी. तो मेरे हिसाब से रोहित शेट्टी इज मोर लाइक अ एंटरप्रेन्योर हु मेक्स movies to make money, frankly. I completely disagree with you. Completely disagree with you. That's your choice. All counts in this. If you're naming Rishikesh Mukherjee, he knew his audience. He knew his audience. That's why he was making the content he was making. There was a Manmohan Desai also at that point of time. He was also making content.
प्लीज लेट मी फिनिश इफ यू डोंट माइंड, प्लीज लेट मी हाँ फिनिश. देखिए बात सुनिए, मुखर्जी की फिल्म्स तब भी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में प्ले करती थी. उन्होंने इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट किया कि उस पर स्कॉलरली बुक्स हैं जय अर्जुन सिंह की. जो ऋषिकेश मुखर्जी की टेम्पलेट है उसे रोहित शेट्टी फॉलो भी करता है अपनी कई पिक्चरों में जो है. तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन लोगों को ब्रांड करना, ये बड़े ग्रेट फिल्म मेकर्स हैं या सिनेमा के पकड़ रखते हैं, अपने पास ऑडियंस की पकड़ रखते हैं. इट इज ओके, आई विल गिव यू व्हाई आई रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज इट फीड्स अ लॉट ऑफ पीपल, एंड ऑफ स्टोरी. बट हम जहां बात करते हैं कि सिनेमा और सिनेमा में इनोवेशन और कटिंग एज बोल्ड रिस्क कहां लिए गए हैं जिससे पूरी लैंग्वेज और नैरेटिव और टैलेंट का यूज चेंज हो इस कंट्री में, वो जब तक रोहित शेट्टी जैसे लोग रहेंगे सिनेमा वैसे ही रहेगा. क्योंकि अगर आपको लगता है कि क्योंकि उसने क्या करा है, अगर आपको उसकी लास्ट फिल्म में मैं बताऊं, सबसे रद्दी और घटिया फिल्म मेकर है रोहित शेट्टी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. स्पेशली उनकी जो लास्ट 3-4 फिल्में, मैं आई रियली लाइक्ड, उन्होंने एक बोल बच्चन करके फिल्म बनाई थी जो गोलमाल की कॉपी थी, और वो ओपनली उन्होंने कॉपी करी. तो मैंने क्या रियलाइज किया, इट रन्स लाइक अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीनरी, जहां उनके डिफाइंड एक्टर्स हैं, वो 4-5 जो सपोर्टिंग में आते हैं, 3-4 उनके एक्टर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिलकर एक फिल्म बना देते हैं. तो फ्रॉम the perspective of money as well as a business enterprise, you are absolutely right. They know their consumer product better. But in the bigger picture, if you are thinking you are creating cinema at the cost of saying they make more money, you are highly mistaken. क्योंकि सिनेमा को कहीं ना कहीं अपने आप को एक लिमिटेड गैदरिंग को बेचने के सिवाय ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, जो मेरा मानना है. और उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बोला है कि आई डोंट थिंक कि ऋषिकेश मुखर्जी और रोहित शेट्टी एक जगह है. रोहित शेट्टी जो वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो वो कई जगह से सीखते भी और वो बोलते भी अपने इंटरव्यूज में, मैंने 70s 80s की फिल्म से बहुत सीखा है. लेकिन अगर आप उन लेजेंड्स के पास जाते हो, ऋषिकेश मुखर्जी या बासु चैटर्जी, उन लोगों ने कल्ट बनाया विदाउट गेटिंग इनटू लार्ज बजट्स, बिग स्टार्स. रोहित शेट्टी फिल्म नीड्स ऑल द बिग स्टार्स टू सक्सीड. कौन सी ऋषिकेश मुखर्जी की इनिशियल फिल्म्स हैं या बाद की फिल्म, उन्होंने कितने सारे, यू कांट कॉल अमोल पालेकर एज अ बिग बॉक्स ऑफिस रश इन दो 70s and 80s era ऑफ बॉम्बे सिनेमा. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये बिजनेस एंटरप्राइज जब तक क्रिएटिव इनपुट बिजनेस एंटरप्राइज पे कहीं ना कहीं हावी होगा और एक बोल्ड रिस्क लिया जाएगा, ओनली देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू से ओके वी आर एन इंडस्ट्री विच इज बीइंग सीन द वर्ल्ड ओवर. और मैं आपको बता दूं अनिरुद्ध, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो फेस्टिवल्स में बैठते हैं वर्ल्ड वाइड, वो ये कहते हैं इंडियन फिल्म्स का मतलब डिशुम डिशुम एंड रनिंग अराउंड द ट्रीज ही है. आज भी 90% यही बोलते हैं. ये बात अलग है, हमारे पास कश्यप ग्रुप का अपनी पिक्चरें आ रही हैं, जा रही हैं, वो इंडिपेंडेंट सर्किट, चैतन्य की हमने बात की थी लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, वो बना रहे हैं. बट लार्जली जो परसेप्शन है वो यही है कि जाता भाई इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट मेक्स मनी. दैट्स इट. So if now can I say? Please, the floor is all yours. Yes. Now 4-5 things that you mentioned. Firstly, what you're talking about, again, you're talking truly like a film critique, which looks at things like a piece of art, which cinema is definitely not. Cinema is a mixture of business and art. 1. 2, when you're talking about global cinema and universal subjects, I'm talking about, if you look at any of the Marvel subjects right now, or any of the superhero films, they don't have great storylines either. If I break them down story wise, but they are commercially successful and they are highly accepted by people because they have a global language per se, right? And they are not very cerebral in that context. 2, each person, like I said, whether it was Hrishikesh Mukherjee or even Manmohan Desai at that point of time, knew their audience well and they operated in those numbers. Hrishikesh Mukherjee had certain kind of box office that he did. And I'm not saying his cinema was not great. His cinema was great, fantastic, cult. Yes, all that is true. But Manmohan Desai was also a great filmmaker. He knew his audience and he made films for them. And when a reviewer reviews it, he needs to look at, when he's commenting not on the art, but on the fact that whether people will watch this or not, or whether they should watch it or not, they have to wear both the hats. If they can't, then they are better suited to be critics, which is what film festivals do. Their festivals are not measuring it from a point of view whether audience should watch it or not. They are measuring from the point of view of pure art, whether this content piece holds true or not. How the Westerners evaluate our Indian content, I've told you that I have a very different viewpoint on it, that we can discuss it sometime later, because that's not linked to this subject. But when we are coming to, again, I'm talking of the fact that there's a difference between a film critic and a reviewer.
If I were to look at Rohit Shetty's piece of cinema and look at it purely as a critique and a critique on it, what is so great about it? There's nothing cutting edge about it. There is nothing different about it. It's an amalgamation of different things that must have happened 15,000 times and so on and so forth. But if I'm a reviewer and I'm looking at whether the audience will like it or not, what they are going to talk about it, there every time the reviewers have fallen flat. Why? Because it doesn't match with what the audience is going and paying money for. And they're not paying money just because वो रोहित शेट्टी है, बड़े स्टार है, जाके देखेंगे. उन्हीं स्टार्स की दूसरी फिल्में भी आती हैं, वो नहीं देखते जाके. But his films they watch because he delivers what he promises and what the audience wants. So there's a difference, again, like I said, between a critic and a reviewer. And that I keep going back to that. Now, I'm not evaluating it purely as a work of art because that's very subjective. You might like something, I might not like that. I might like something, you might not like that. That's to do with art. But when it comes to the business, then it has to cater to a certain audience. If Hrishikesh Mukherjee made films with Amol Palekar and of a certain kind of a film, he also made sure it was made under certain economics so that the person who's putting money on it doesn't lose out money. And in that budget, he used to give a hit in terms of the money it used to make. When Rohit Shetty makes, he makes on a different kind of budget. Or Manmohan Desai used to make. They used to be on different budgets, different kind of cinema. And that's still cinema. And that used to make a different kind of a box office. The problem is when you start mixing the two and start evaluating with the same yardstick. You cannot evaluate a Pan Singh Tomar and a Bol Bachchan together. They are two different kind of work. They are meant for two different kind of an audience or sensibility. Just to catch you here right now, I can tell you scores of reviewers and so-called movie writers in India who have reviewed Pan Singh Tomar as well as Bol Bachchan. Reviewed, but no, I don't think Bol Bachchan would have got those many good reviews. No, it's not about that. No. Here, this is the point here. The point is, I'm just telling what you have just told me. Now, one of the things which you have told me is that Bol Bachchan is a different kind of cinema. Pan Singh Tomar is a different kind of cinema. इसका व्यूअर अलग है, इसका व्यूअर अलग है. बट जो उसको रिव्यू कर रहा है वो सेम आदमी है और वो एक को और वो दोनों को ज्यादा स्टार्स दे रहा है. मैं ये भी बता रहा हूँ. पहले तो उस टाइम पे हुआ नहीं था, आज हो रहा है ऐसा. और मैं वही बोल रहा हूँ कि वो गलत है. कि पहली बात तो दोनों को इवैल्यूएट करने का एक बंदा जो इवैल्यूएट करे वैसा बंदा है नहीं जो दोनों सिनेमा को समझे. और अगर कोई है भी तो वो दोनों को ढंग से एक तरह से रिव्यू नहीं कर रहा है. तो आज की डेट में जो हो रहा है वो तो अलग ही मामला है. आज की डेट में तो आप कोई भी कंटेंट पीस डाल रहे हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग पास्ट हिस्टोरिकली इन दैट, आप कोई भी पीस डाल रहे हैं उसमें आपको 3.5 4 स्टार मिल रहे हैं, which has a different criteria to how that film any which ways is. चाहे आर्टिस्टिकली ले लो चाहे बिजनेस वाइज ले लो, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ इस बार की कंटेंट के बारे में. हम जो बात करते हैं, देखिए मैं एक छोटा सा पॉइंट अपनी तरफ बोलना चाह रहा हूँ. अनिरुद्ध, देखिए यू आर फार मोर इनटू दिस इंडस्ट्री देन आई एम, बट लेट मी टेल यू वन थिंग. आपने मार्वल का पॉइंट ऑफ व्यू पिकअप किया कि वो सबसे चलती है. आप एक बहुत बड़ा पॉइंट भूल गए उसमें. मार्वल की मिलियंस ऑफ कॉमिक्स और बुक्स पहले से बिकती थी. उसके ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश रीडरशिप बेस था उन कैरेक्टर्स का और लोग उनको देखना चाहते थे बड़े पर्दे पे. अब फर्ज कीजिए मैं अगर कोई किताब लिख रहा हूँ और एक कॉमिक लिख रहा हूँ 30 साल 40 साल 50 साल, और 50 साल के बाद सडनली एक कंपनी आके कहती है मैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूंगी, टॉप एक्टर्स कैरेक्टर्स को लाऊंगी और उन फिल्म को बना दूंगी. तो आपकी बात एकदम सही है कि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल थे, लेकिन उसके पीछे लिटरेचर का बहुत बड़ा हाथ था. और अगर आज आप जाके मार्वल की कॉमिक्स पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो चाहे कितने ही जेनेरिक लगते हो इन टर्म्स ऑफ मूवीज या टीवी शोज, बट उनके पीछे एक बड़ा डिफाइंड ईथॉस होता है एक एक कैरेक्टर के पीछे. इनफैक्ट अ कैरेक्टर लाइक ब्लैक पैंथर व्हिच इज 40 इयर्स ओल्ड, जो अब निकल के आया, एंड अब अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट चैडविक बोसमैन एट द एज ऑफ 43, गॉड रेस्ट हिज सोल, वाज दैट कि वो एक बड़ी स्पेसिफिक रेशियल प्रेजुडिस को हटाने के लिए लिखा गया था बाय जैक कर्बी एंड स्टैनली, कि भाई इनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन तो है ही. तो मेरा पॉइंट ये है, ये उस किस्म की थी. और इंडिया में अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि इंडिया में हर चीज, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कॉमर्स, वो एस्पिरेशनल कंटेंट नहीं बना पाते. और मैं आपको बताता हूँ बिजनेस कहाँ मिस आउट करता है. हम वर्ल्ड वाइड ये बोलते हैं हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी मूवी के आगे भी होता है.
चाहे वो थीम पार्क्स हुआ, लाइसेंस प्रोडक्ट्स हुए, आपके 50 लाइसेंसिंग डील्स हुई, और उससे रिलेटेड जो 50 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिकते हैं इंडिया में। आप मुझे बताइए, टाइगर श्रॉफ जैसा एक एक्टर है जिसने सक्सेसफुल, आपके हिसाब से जो व्यूअर्स तक पहुंचने वाली 3-4 फिल्म्स बनाई है जो हिट हुई है, मैं मानता हूं इस बात को, उसका भी ऑडियंस है, बट क्या उसके वो ऑडियंस उसको इतना मानते हैं कि कल उसकी प्राउल की टी शर्ट जो है वो माइकल जॉर्डन की टी शर्ट के साथ खड़ी है? लोग कोई भी उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उसके फैन भी माइकल जॉर्डन की टी शर्ट खरीदेंगे। उसका रीजन मैं आपको ये बताता हूं कि इंडियन कंटेंट कभी भी क्रेडिबिलिटी। I'll stop you only because of the fact that I think you've digressed from the topic massively. We were talking about reviewers. नहीं तो मैं कुछ और, I don't want to shift to another topic. We will go on forever on that for the night. We have to restrict the discussion also. We have digressed to a completely different topic. नहीं, I didn't digress. I'll tell you how I didn't digress. मेरा पॉइंट ये था, जो रोहित शेट्टी टाइप सिनेमा है वो कभी भी सिनेमा के बियॉन्ड नहीं जा सकता। वो डीवीडी ऑनलाइन और इधर ही पड़ा रहेगा, वो कभी मर्चेंडाइज में नहीं घुस सकता, वो कभी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रेवेन्यूज नहीं ला सकता। मैं ये कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। So, अब मैं आपको सिर्फ इस पॉइंट पे आपको बताता हूँ, मैं आपको मेरा थॉट प्रोसेस जो है। When you are commenting about the Marvel universe and you said that there is a lot of literature work which is behind that, there's a lot of groundwork and decision making that goes, which is very conscious, कि मुझे इस तरह कैरेक्टर चाहिए, यूं करना है, ऐसा करना है, and you're aware about it. It's because they have publicized that. The difference between the Indian market and the Western market is that they have openly mentioned and monetized every aspect of their making also that they have done. Now, when it comes to a Rohit Shetty specifically, why I mentioned, because I've worked with him. So, जब अगर फिल्म सक्सेस होती है, या तो कुछ होता है जिसने फ्लूक में किया है, जिसको पता ही नहीं, उसने कहा हाँ यहाँ पर ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो. I'm not talking about that. When I'm talking about Rohit Shetty, I'm talking about the fact that every beat that he puts in, it's not an instinct, it's knowledge. कि मुझे पता है यहाँ पर ये तुमने ये जोक करा है ना, इसका सेंसिबिलिटी थोड़ा ऊपर जा रहा है, मुझे इसको इस तरह से करना है. He is very specific. Everything is very clear in his head कि ये इस वजह से है, ये इस वजह से, इसका ये साइकोग्राफिक एनालिसिस है मेरी ऑडियंस का, तो ये उस वजह से होगा. So it's not, nothing is चलो ऐसे ही कर देते हैं, चलो गोवा चलते हैं, 40 दिन में कुछ एक मजेदार शूट कर लेते हैं. That's not his way of making films, and that was also not Manmohan Desai's way of making films. So everything is very structured and has a scientific explanation in his head for the consumer and what he's doing. So that I'm comparing, when you're saying those guys know what they're doing, this guy also knows what he's doing. I'm sorry, I didn't say that. I never said Rohit Shetty is non-scientific. I never said he's sloppy. I'm not saying his cinema is not made without a definition. Let's face it, even to make a bad film, there's a lot of effort, team goes into making it. So I'm saying there is a science to it, except the fact that we are not open about our science. Unfortunately, Indians are not, as opposed to the Westerners. They are very open to their sciences. Now coming to a second point of whether that has an expandable possibility of monetization, that again goes outside the purview of reviews. But I'll just answer that bit, that if you think that products or things, but it doesn't go out of the purview of content. No, I'm talking about the same thing that you mentioned. The only franchise that he's built now properly is the Cop franchise, with a Simba, prior to that Singham, and Suryavanshi. Right now, there is a Singham ka cartoon also. I don't know whether you're aware of that or not, but there's a TV series with a cartoon of Singham that is there. There is merchandise available in stationery, and that sells heavily in India with that same property. The problem is nothing to do with his content. The problem is that we don't know how to monetize it, which goes outside that. But is it monetizable? Does it have a life outside the content? There is. And so the fact is that, again, that this entire discussion is outside the purview of reviews. But I've just answered your question that if he was not anything beyond what his films are, then these things wouldn't have been existing. These things are existing and selling heavily in India. And I rest my case there. Anyways, but it's a good discussion for once we both were at loggerheads. Usually we agree with most of the points.